नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीट मॉडल पेपर के अंदर। तो इस मॉडल पेपर के अंदर है वो लगभग सभी जीके के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में अंदर 2-4% जरूर आएंगे इस मॉडल पेपर से। शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है इसमें बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के और कम समय में ज़्यादा प्रश्नोत्तरी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है इसमें, देखिए प्रश्न पहला है कि यह फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये अवध रियासत के बारे में उन्होंने कहा था। ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक वर्षों में देशी रियासतों के साथ संबंध की रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता थे। रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अंग्रेजी सरकार की रिंग फेंस की नीति का आशय क्या है? तो इस नीति का आशय यह है कि देशी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, देशी रियासतों के संबंध में सीमित उत्तरदायी रखना, कुछ देशी रियासतों को अन्य शक्तिशाली रियासतों के बीच बफर स्टेट के रूप में विकसित करना। तो उक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो थी सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी हैदराबाद के निजाम के साथ। 2 नंबर इसका रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न अपना मिलान कीजिए। यहाँ पर 1857 के विद्रोह में और विद्रोह के केंद्र उनके नेताओं का सुमेल कीजिए। तो सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड का मिलान करना है हमें। तो देखिए, बेगम हजरत महल इनका संबंध लखनऊ से था, कुंवर सिंह का संबंध ये आरा से था, लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से, और रानी गिड्यालू का संबंध ये नागालैंड से माना जाता है। तो सभी इसके अंदर जो सामने है वही इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? तो यहाँ पर सबसे पहले देशी रियासत के भारी युद्धों और आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना ये सहायक संधि में आता है। देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना ये भी सहायक संधि में आता है। अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासतों से करना ये भी सहायक संधि में आता है। देशी रियासत के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप न करना, तो यहाँ पर 4 नंबर है ये ऐसा रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो यह घटना है 1857 की क्रांति की। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। झांसी, संबलपुर और सतारा। झांसी, संबलपुर और सतारा, इनमें से काल अनुमान उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर रहेगा सतारा सबसे पहले, उसके बाद संबलपुर और तीसरा था झांसी। 3-2-1 यहाँ पर रहेगा 3-2-1। भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था? तो ये नीति बनाई गई थी विल्य की नीति। ये रहेगा इसका उत्तर। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? 1757 में बंगाल के नवाब थे सिरोजुद्दौला। बी रहेगा इसका उत्तर। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो ये चित्र बनाया था थॉमस जोन्स बारकर ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर ने नेतृत्व किया था नाना साहब ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? तो मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम से संबंधित कौन नहीं है? यहाँ पर दिखाया गया बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और आसाफ उल्ला खान। तो आसाफ उल्ला खान, इनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था। अगला है, वह ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 की भारतीय क्रांति को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी डिजरेली के द्वारा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो खान बहादुर खान, इनकी गतिविधियां थी बरेली के अंदर। उत्तरेगा इसका बरेली। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? तो प्रमुख है राजनीतिक कारण पूछा गया यहाँ पर। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण था इसमें
डलहौजी के द्वारा जो अपहरण नीति अपनाई गई थी वो प्रमुख कारण था। 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ग्वालियर, कानपुर, बैरकपुर और झांसी विद्रोह के आरंभ होने का सही कारण पर काल के अनुसार क्रम बताइए इनका। तो सबसे पहले देखिए, तो हम सबसे पहले जो क्रांति शुरू होती है वो होती है बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर। दूसरी जो होती है वो कानपुर के अंदर, तीसरी झांसी के अंदर और चौथी होती है ग्वालियर के अंदर। तो यहाँ पर रहेगा CBDA। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो 1857 की क्रांति से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दी थी VD सावरकर, CV सावरकर है ये, CV सावरकर ने यह संज्ञा दी थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? तो ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने यह संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, तो ये हमने पहले भी कर लिया था। सतारा को मिलाया गया, उसके बाद में संबलपुर और उसके बाद में झांसी को। 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के अंत, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है वो है सावरकर, VD सावरकर या CV सावरकर। अंग्रेजों की भारतीय सेना ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब आरंभ, अंग्रेजों की भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1857 के अंदर, तभी इसका विरोध शुरू हो गया। सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन ने किस आधार पर मिलाया था? अवध को इन्होंने मिलाया था कुशासन और प्रशासकीय अनियमितताओं के माध्यम से। सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारे गए थे, लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। तांत्या टोपे है, इनको गिरफ्तार किया गया था और फांसी पर लटकाया गया था। नाना साहब को नेपाल पलायित कर दिया गया था और बहादुर साहब ये रंगून निर्वासित थे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन रहेगा भाई 3 नंबर। अगला प्रश्न है अपना, देखिए अगला प्रश्न है अपना, बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था। ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में भूमि लगान की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? ये हुई थी 22 मार्च 1793 को, 22 मार्च 1793 को। मद्रास प्रेसिडेंसी में भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रथा लागू करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें गवर्नर जनरल थे, भू राजस्व की रैयतवाड़ी को लागू करते समय वहां के गवर्नर जनरल थे भारत के वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। 1808 में मद्रास में मुनरो द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत आधारित रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते समय मद्रास का गवर्नर, तो ऊपर तो हमने पढ़ा था भारत का गवर्नर, ये पूछा गया यहाँ पर मद्रास का गवर्नर, तो ये विलियम बेंटिंग थे। यहाँ के मद्रास के गवर्नर है वो विलियम बेंटिंग थे। अगला है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत है ये बंगाल और बिहार में की गई थी। सी रहेगा इसका उत्तर। भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य था? मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य था कि वे भारतीय कच्चे माल को इंग्लैंड में निर्यात करें और वहां से तैयार माल को भारत में बेचे। तो यहाँ पर रहेगा अपना 4 नंबर। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रक्रिया हुई थी 1813 के अंदर, 1813 से 1860। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भूमिकर वसूली का अधिकार अधिकतम कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सौंपना किसके समान था? तो ये था मुगलों को इजरा कर देने के समान, इजरा प्रणाली। तो यहाँ 4 नंबर रहेगा उत्तर। अगला, जिस समय कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष कौन था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे उस समय सर जॉन सोर। मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन था? तो ये थे थॉमस मुनरो। उतरेगा इसका थॉमस मुनरो। आगे प्रश्न देखिए आप, प्रश्न अगला देखिए, ब्रिटिश भारत में साहूकारों की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं है? साहूकारों की उत्पत्ति का कारण नहीं है,
यहाँ पर देखिए नई भूमिका नीति, नई न्याय व्यवस्था, नई शिक्षा नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण। तो यहाँ नई शिक्षा नीति इसका उत्तर रहेगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट किए जाने का परिणाम नहीं हुआ, परिणाम नहीं हुआ। तो यहाँ पर शहरों और नगरों की जनसंख्या में कमी और उनकी बर्बादी, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उद्योग, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, कृषि में भीड़ भाड़। तो यहाँ पर इसका नंबर 2 आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अन्य चीजों के अतिरिक्त भारत से इंग्लैंड को लगातार पूंजी के प्रभाव को दिखाने वाले आर्थिक दोहन का सिद्धांत का जनक कौन था? तो ये दादा भाई नारोजी थे। यहाँ के आर्थिक दोहन का सिद्धांत है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा। अगला प्रश्न अपना कृषिगत जनसंख्या। कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात, कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात है वो रेतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम और महालवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था 94। इसका उत्तर भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में से कौन सा मशीन पर आधारित उद्योग नहीं था? तो इसमें से लोहा और स्टील उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग ये नहीं था। ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं था? ब्रिटिश भारत के अंदर है ये सोरा नामक, सोरा नामक पौधारोपण उद्योग नहीं माना गया। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले नीलामी प्रणाली आती है यहाँ पर 1 नंबर पर, दूसरा आती है स्थायी बंदोबस्त और तीसरी आती है यहाँ पर रेतवाड़ी प्रणाली और चौथी आती है महलवाड़ी प्रणाली। यहाँ पर रहेगा इस हिसाब से 1 नंबर। बंगाल में 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है? तो ये रेगुलेशन जाना जाता है रेगुलेशन फर्स्ट के नाम से। इसका उत्तर है रेगुलेशन फर्स्ट। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी बंबई और मद्रास में, बंबई और मद्रास में। महलवाड़ी प्रथा में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना गया? तो इसमें माना गया था गांव या महल को। उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह थे आरम बर्ड। इसका उत्तर रहेगा आरम बर्ड। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना महिलाओं ने भी, हाँ, महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन, अमर जीवन की लेखिका कौन है? तो अमर जीवन की लेखिका है रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है? आधुनिक नक्षत्र कहा गया राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, ये इनका जन्म है गुजरात में माना जाता है। बी रहेगा इसका ऑप्शन। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। सती प्रथा को समाप्त करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया। आर्य समाज में किसे प्रोत्साहन दिया? आर्य समाज ने प्रोत्साहन दिया था स्त्री शिक्षा, धर्मांतरण और मूर्ति पूजा विरोध का। सभी इसका रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अपना आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता। भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। वेदों की उलटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी के अंदर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो ये परिणाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उत्तरेगा 3 नंबर। जातीय भेदभाव के खिलाफ सतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे। सतनामी आंदोलन को प्रारंभ किया था घासीदास ने। पूर्व बंगाली में निम्न जाति के लोगों के साथ जातीय भेदभाव के विरुद्ध मतुआ पंथ के संस्थापक थे। मतुआ पंथ ये चलाया था श्री हरिदास ठाकुर ने, हरिदास ठाकुर के द्वारा। अगला है ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी के अंदर। दक्षिण में दलितों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव को मिटाने हेतु किसने आंदोलन चलाया था? यह चलाया था एवी रामास्वामी ने, एवी रामास्वामी ने।
अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न अगला है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु जो दिन निर्धारित हुआ था वो था 16 अगस्त 1946। महाराष्ट्र में 17 में समांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब हुई थी? प्रति सरकार की स्थापना हुई थी 1943 के अंदर। चोरी चोरी चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी घटना ये कब की? फरवरी 1922 की घटना है। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लगा था? तो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में लिखा गया, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी दामोदर सावरकर के लिए। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना है ये 1913 में की गई थी। महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? गिंडालू को रानी की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अपनी आत्मकथा है ये गुजराती भाषा में उन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न अपना, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीने गए थे 1858 के अंदर। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? कांग्रेस से पहले जो था वो था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, 1 नंबर। अगला प्रश्न अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था? गांधी इरविन समझौता हुआ था कराची अधिवेशन के दौरान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी अभियान आरंभ किया था, दांडी अभियान आरंभ किया था तो ये नमक कानून भंग करने के लिए किया था। 1932 के पूना समझौते का मुख्य बिंदु, पूना समझौते का जो मुख्य बिंदु था वो था सांप्रदायिक का पंचाट। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1922 में चोरा चोरी स्थान पर हिंसक आंदोलन के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह चोरा चोरी स्थान कहां पर स्थित है? तो यह है गोरखपुर यूपी के अंदर। इसका उत्तर रहेगा अपना गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस की शपथ कब ली गई थी? तो ये 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कब किया गया था? नमक कानून तोड़कर ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो ये भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। 2 नंबर है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल खान ने। 2 नंबर है इसका उत्तर। मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो ये अधिवेशन हुआ था 1940 के अंदर। 1940 में किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची 1943 के अंदर, कराची 1943 में। निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, देखिए कैबिनेट मिशन कथन दिया गया ए और आर। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग अस्वीकार कर दी। मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रथम पाकिस्तान राज्य की मांग की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन का मानना था कि प्रथम पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी और मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी। तो यहाँ पर कारण पूछा गया है, तो इसमें देखिए कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था? तो ये कर लिया था मार्च 1940 ईस्वी लाहौर में। विभाजन के फलस्वरूप अविभाजित भारत के किस किस प्रांत के 2 हिस्से हुए, जिनमें एक भारत में रहा और दूसरा पाकिस्तान में रहा था? तो ये हुआ था भाई पंजाब का भी हुआ था, बंगाल और असम, इन सभी का हुआ था। 2 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री में बनी अंतरिम सरकार में मंत्री कितने थे? तो इसमें कुल 12 मंत्री थे, कुल 12 मंत्री थे। तो ये सेकंड मॉडल टेस्ट में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।